नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक्स का साइंस का चैप्टर है धातु और अधातु। इसको हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर के रूप में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को चलिए देखते हैं और समझते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, उसको प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को समझते हैं। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप को द्रव में होती है, चाकू को आसानी से काटा जा सकता है, उष्मा की सबसे चालक होती है, उष्मा की कुचालक होती है। तो इसे कौन सी धातु है? तो मान के चलिए, एक है मरकरी, दूसरा है सोडियम, ठीक है, लिथियम, पोटेशियम, इस तरीके के हो गए। लेकिन पहला जो क्वेश्चन है इसका, जो लेड और मरकरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। तो अब हम पढ़ते हैं कौन सा, आघात वर्णनीय तथा तन्य की अर्थ बताइए। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर में बनाया जाता है, इसके गुणधर्म आघात वर्णनीय होते हैं, तथा कुछ धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। तन्यता कहते हैं, ठीक है। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को और पोटेशियम को अत्यधिक कार्यशील धातु हैं। ये वायु के साथ अभिक्रिया को आसानी से आग पकड़ लेती है, इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। इन अभिकारकों के लिए समीकरण बताइए। तो ये सब इसमें हम बड़े बड़े क्वेश्चन को ही देखेंगे और छोटे क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे। इसमें खाली जो मेन टॉपिक है उसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। मिश्र धातु क्या होते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं को समांगी को मिश्रण या मिश्र धातु कहते हैं। आपके एक हथौड़ा, बैटरी और बल्ब तार के स्विच दिया है, तो इसको हमको समझना है। हथौड़ा से पीटकर धातु की पतली चादर प्राप्त होती है, जबकि अधातु भंगुर हो जाती है और छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। विद्युत परिपथ द्वारा, तो विद्युत परिपथ सर्वप्रथम बल्ब, बैटरी तथा तार को स्विच में प्रयोग करके निम्न परिपथ के बारे में इसमें बताया है। इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें मेरा यही तात्पर्य है कि इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन को मुझे डिफाइन करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन को भी छोड़ देना है। जबकि बड़े वाले क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ कि समझा सकता हूँ। आप ये एनसीईआरटी बुक को जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मेरा काम है इसमें समझाना। आप समझिए, बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइडों को उदाहरण दीजिए और समझाइए। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों अभिक्रिया के कारण के लवण के जल प्रदान करते हैं, वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड AlO2 और जिंक ऑक्साइड JnO, ऐसे होते हैं। उसके बाद हो गया, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल के हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे तथा धातुओं को नहीं कर सकती। मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के धातुओं जो अणु के तलमों को विस्थापित कर दे, तथा कॉपर तथा सिल्वर धातुओं को हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती, क्योंकि वो धातुएं कम अभिक्रियाशील होती है। किसी भी धातु को एम की विद्युत अवघटनीय परिकष्ट के आप एनोड एवं कैथोड के अपघटक किसे बनाएंगे? धातु एम के विद्युत अवघटनीय के परिक्रमण के लिए है। धातु को अशुद्ध एम और एनोड, ठीक है, इस तरीका का है। कारण बताइए कि प्लेटिनियम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो प्लेटिनियम सोना चांदी का उपयोग चमकदार धातु है, ये संरक्षित भी नहीं हो पाती है, इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है पोटेशियम और सोडियम का और लिथियम वायु में खुला छोड़ने पर यह अत्यधिक कार्यशील होती है और आसानी से आग पकड़ लेती है। अतः इस तेल को तेल के अंदर ही संग्रहित किया जाता है।
एल्युमिनियम के बर्तन आसानी से संरक्षित नहीं होते, इसमें ये ऊष्मा का सुचालक है। धातुओं के उनके ऑक्साइड से पृथक करना तथा ज़्यादा आसान प्रक्रिया तथा निष्कर्षण प्रकम करने में कार्बोनेट और सल्फाइड का अयस्क की ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। अब देखिए, आपके तांबे में मलिन बर्तन की नींबू को इमली के रस से साफ करने के अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ के बर्तन को साफ करने में ही क्यों प्रभावी होते हैं? नींबू और इमली जैसे पदार्थ में अम्ल होते हैं। यह अम्ल में तांबे को अशुद्ध बर्तन को साफ करने में प्रभावी होते हैं तथा इससे तांबे के बर्तन जैसे चमक जाती है। देखिए, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं और अधातुओं को अलग कीजिए। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म: धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, धातु अपचायक होती है, धातुओं के जल हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म को उदासीन और ऑक्साइड बनाती है और अधातु के अपचायक होती है, अधातुओं को जल को ऑक्साइड को विस्थापित नहीं कर पाती। धातु क्या है? धातु वे तत्व होती है जो इलेक्ट्रॉन को खोकर धनात्मक आयन बनाते हैं और धातु बाध्य कोश में समांतर 1 या 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु चमकीली होती है, ठोस होती है, ऊष्मा के कारण विद्युत को सुचालक होती है। अधातु क्या है? अधातु वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को ऋणात्मक आयतन बनाती है। अधातु परमाणु और बहनतम कोश के 5, 6, 7 या तथा 8 इलेक्ट्रॉन होता है। केवल हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर अधातु ठोस या द्रव और गैस के 3 होते हैं। यह समांतर विद्युत के कुचालक होते हैं। खनिज क्या है? खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें धातुएं यौगिक पाए जाते हैं जिसमें मैग्नीशियम, बॉक्साइड आदि होते हैं। अयस्क क्या होता है? अयस्क यह खनिज होते हैं जिसमें धातुएं और निष्कर्षण का लाभप्रद हो और उनमें धातु की मात्रा अधिक हो। सभी अयस्क खनिज है परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। वे खनिज जो सस्ते और सीधे विधि से किसी भी तत्व को प्राप्त करते हैं उसे अयस्क कहलाता है। गैंग किसे कहते हैं? तो गैंग किसे कहते हैं? तो पृथ्वी से प्राप्त खनिज को वयस्क की मिट्टी तथा रेत आदि जैसे अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। और धात्विक या गुणधर्म क्या होता है? धात्विक या धातु कर्म क्या होता है? तो अयस्क के धातुओं का निष्कर्षण करने वाले को धातुओं तथा प्राप्त करने वाले प्रक्रिया को धात्विक या धातु क्रम कहते हैं। निस्तापन क्या होता है? तो निस्तापन को कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करने वाले ऑक्साइड को परिवर्तन करना निस्तापन कहलाता है। अयस्क का समृद्धिकरण क्या है? अयस्कों का अवांछनीय अशुद्धि को दूर करने के लिए प्रक्रिया को समृद्धिकरण या सांद्रण कहते हैं। भर्जन क्या है? सल्फर अयस्कों की वायु की उपस्थिति को गर्म करके अयस्क ऑक्साइड को परिवर्तन करना भर्जन कहलाता है। धातु परिकष्टन क्या है? धातु को परिकष्टन को कितनी विधियां होती है? अशुद्ध अधातु को शुद्ध करना धातु का परिष्कृषण कहलाता है। धातु संरक्षण क्या है? धातु के 4 विधियां बताइए। परिसमापन, आसवन, विद्युत अपघटा परिकरण, जोन परिकष्टता। धातु संरक्षण क्या है? तो धातु संरक्षण धातु के क्षय होने के धीमी प्रक्रिया को धातु के आसपास उपस्थित होने वाले ऑक्सीजन के नमी के प्रदूषकों के कारण के अपने एक धातु के ऑक्साइड के परत बना लेता है जिसमें धातु धीरे धीरे क्षय होने लगता है, मतलब कम होने लगता है और उसके धातु का संरक्षण कहलाता है। जैसे लोहे में जंग धरना और लोहे का एक उदाहरण है। क्षय का मतलब हानि होना। रबड़ का वाल्वीकरण क्या है? प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को रबड़ का वाल्वीकरण कहते हैं। ऐसा इसके गुण धर्म को
के लिए किया जाता है। अघात वर्णीय तथा तन्यता से आपका अभिप्राय बताइए। अघात वर्णीय धातुओं का वह गुण जिनके हथौड़ों को पीट पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं के वे इस गुण को आघात वर्णीय कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे आघात वर्णीय धातु हैं। तन्यता धातुओं को वो गुण जैसे खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है, वो धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। मिश्र धातु क्या है? किसी भी धातु को अन्य धातु तथा आघात धातु की सामग्री को मिश्र धातु कहते हैं। पिघली अवस्था में रखकर प्राप्त किया जा सकता है। धातुओं का संरक्षण रोकने की 2 विधियों को लिखो। तो धातु की विधि को रोधी विधि द्वारा वायु तथा धातु के बीच में रोधी विधि को परत लगाकर धातु का संरक्षण रोका जा सकता है, या पेंट वार्निश तथा टीन कॉपर क्रोमियम निकल के विद्युत लेपन करके किया जा सकता है। उत्सर्ग विधि द्वारा इस प्रक्रिया में जिंक की परत से उत्पन्न ढटकर उस धातु का संरक्षण रोका जा सकता है। इस प्रक्रिया को गैल्वीकरण या असदलेपन कहते हैं। असदलेपन या जस्तीकरण या गैल्वीकरण किसे कहते हैं? किसी धातु पर जस्ता लेपन या प्रक्रिया का जस्ती का गैल्वीकरण कहते हैं। अब हम समझते हैं अयस्क समृद्ध के विधियों को वर्णन कीजिए। देखिए इसमें क्या है, लगभग अगर आप देखेंगे तो द्रव चलित धुलाई, फैन का उत्प्लावन प्रक्रम, ये सब ठीक है, ये सब है। तो इसको हम पूरा अभी पढ़ेंगे और समझेंगे। इस विधि के प्रयोग करके ऑक्साइड को अयस्क को समृद्ध करने के लिए किया जाता है। गैंग कण के समांतर अयस्क के कणों को सापेक्ष हल्के होते हैं। इस प्रक्रम में समलिक्षित एवं बारीक पिसे हुए अयस्क को जल के साथ धारक बनाई गई धुलाई करते हैं, जिसमें फलस्वरूप इसमें हल्के गैंग कण जल धारा के साथ बहने का उपरांत भारी अयस्क कण प्राप्त होते हैं। फैन उत्प्लवन प्रक्रम, यह विधि द्वारा विशेष रूप से कॉपर, जिंक और लेड सल्फाइड के अयस्कों को गैंग के रूप में पृथक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस प्रक्रम के बारीक पिसे हुए अयस्क के बड़े टैंक के साथ मिश्रित करके कर्दम बना लेते हैं। तत्पश्चात इसमें छीड़ तेल डालते हैं। इस कर्म को तीव्र या वायु के प्रवाहित हो जाती है। इसमें फलस्वरूप हल्का तेल फैन प्रमुखता सल्फाइड अयस्क होते हैं और टैंक के ऊपरी पर मलफेन के रूप में तैरता है, जिसे अपमलन करके सुखा लेते हैं। चूँकि अयस्क में भारी गैंग भरी रहती है, इसलिए जल का डुबोकर हम टैंक के तल में जमा हो जाता है। यहाँ पर देखिए इस तरह का डायग्राम है। फैन फ्लोवन प्रक्रम, चीड़ के तेल का युक्त जल, संपीड़न वायु, सल्फाइड अयस्क में युक्त का फैन और बुलबुले, एक तरीके से उसको मारा जाता है, कहीं से प्रेशर दिया जाता है एयर का, बुलबुले का। वायु में पृथक विद्युत चुम्बकीय को पृथक करने के विधि को, इस विधि के कारण चुम्बक को अलग किया जाता है। चुम्बकीय पृथक्करण के चमड़े को पट्टा बोलता है, जो रोलर से घूमता है और जिसमें एक रोलर विद्युत चुम्बकीय होता है और बारीक पिसे हुए अयस्कों से घूमते हैं। ये पट्टे एक सिरे में डालते हैं तो अयस्क चुंबकीय भाग को चुंबक से आकर्षित होता है और सीमा पाकर ढेर रूप से इकट्ठा बनते हैं। रासायनिक प्रतिकरण में प्रक्रम में अयस्क गैंग को रासायनिक गुणधर्मों की भिन्नता के आधार पर बनाते हैं। इस प्रक्रम में शुद्ध धातु के प्रक्रम कराने के लिए विभिन्न रासायनिक प्रक्रमों का प्रयोग कराते हैं। अपचयन क्या है? धातु का यौगिक धातु को अपचयन कहते हैं। इस तरीके के हैं। अब एग्जाम बेस से कुछ आने वाले प्रश्न को उसको हम देखते हैं। दो धातुओं के नाम लिखिए जो ऊष्मा का सर्वाधिक चालक है, चांदी और कॉपर। दो सबसे अत्यधिक आघात वर्णीय धातु का नाम बताइए, जिसे सोना चांदी हो गया। और दो ऐसे धातुओं के नाम बताइए जिन्हें चाकू को आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम।
उन दो धातुओं के नाम बताइए जिनके गलनांक कथनांक इतना कम होता है कि हाथ पर रखते ही वे पिघल जाते हैं। गैलीलियम और सीजियम। एक धातु के नाम पर आघात पर बताइए तथा वो द्रव में पाई जाती है। पारा हो गया और धातु हो गया। एक ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो चमकदार होती है। आयोडीन। धातु एवं अधातु के किस प्रकृति का ऑक्साइड बनाता है? धातुओं को ऑक्साइड को अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन के उस उपसर्ग के नाम बताइए जो अभी ज्ञात सर्वाधिक कठोर होते हैं। हीरा। उन दो धातुओं के नाम बताइए जो पानी में रखने वाले तैरने होते हैं। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम। कौन सी दो धातुएं तनु नाइट्रिक अम्ल तथा अप्रिय करने के लिए उत्पन्न करता है? मैग्नीशियम तथा मैग्नीज। सोडियम तथा पोटेशियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम तथा पोटेशियम में हवा एवं जल के साथ सामान्य ताप पर भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है। यदि इसे खुले में रखा जाए तो वो आग पकड़ लेती है। इसके साथ सुरक्षा के लिए केरोसिन तेल डालकर डुबाकर रखा जाता है। मैग्नीशियम धातु तथा हवा में जलती है तब इसकी लौ का रंग क्या होता है? हल्का हरा और नीला। दो धातुओं का नाम बताइए जो पानी की अभिक्रिया नहीं करती लेकिन भाप की अभिक्रिया करती है। एल्युमिनियम तथा आयरन। सोडियम और क्लोराइड में से किस प्रकार का अवध होता है? आयनिक अवध। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में अपचायक का नाम बताइए। FeO2 प्लस एल्युमिनियम Al2 प्लस फेरस एल्युमिनियम। जब उस विधि का नाम बताइए जिसके द्वारा संगीता सबसे श्रेणी के धातुओं को निष्कर्षित करती है। विद्युत अपघटनीय अपचायक धातुओं को निष्कर्षण समानता उपयोग करने वाले सस्ते अपचायक के रूप में लिखिए। तो एक कार्बन हो गया। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा तो आप समझ जाएंगे। बड़ा यूनिट है, अगर आप समझते हैं तो आपके जो पेपर वगैरह है उसमें आपके काम आएंगे। तो अभी हम समझते हैं कि लोहे के स्टेनलेस स्टील से कैसे प्राप्त होता है। लोहे से स्टेनलेस स्टील, तो लोहे के साथ निकल और क्रोमियम को मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जिसे कठोर बनाने के लिए लगभग 5% कार्बन 0.05% कार्बन को मिलाया जाता है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं को सामग्री को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील, कांसा, पीतल और सोल्डर आदि होते हैं। तांबा और जस्ते से बने मिश्र धातु के नाम बताइए। पीतल हो गया। तांबा और टीन से बने मिश्र धातु का नाम बताइए। कांसा हो गया। सीसा तथा टीन से बने हुए मिश्र धातु के नाम बताइए। सोल्डर होगा। सोल्डर का उपयोग बताइए। इसका उपयोग विद्युत तारों के परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों नहीं किया जाता? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यह काफ़ी नरम होता है, इसलिए सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता। शुद्ध सोने का आभूषण बनाने का उपयोग योग बनाने कैसे बनाते हैं? तो शुद्ध सोने में 2% तांबा मिलाकर कठोर बनाया जाता है, क्योंकि शुद्ध सोना आभूषण बनाने योग्य नहीं होता। ये बहुत नरम होता है और टूट जाएगा। ठीक है। तो धातु के विद्युत अपघटनीय परिष्करण के दौरान एनोड से निष्पेक्षित अम्लीकरण के अशुद्धियों का नाम बताइए। नोड पंख। एल्युमिनियम में अयस्क कार्बन को अपचयित करके एल्युमिनियम क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता? क्योंकि एल्युमिनियम की सक्रियता श्रेणी के उच्च होती है, जबकि सक्रियता श्रेणी के मध्य आने वाले चुंबकीय धातुओं के अयस्क को बनाने में अपचयित होता है। सक्रियता श्रेणी के मध्य आने वाले अयस्कों को निष्कर्षण कैसे किया जाता है? निष्कर्षण वाले श्रेणी के धातुओं को अयस्कों को द्वारा करने के लिए किया जाता है। सक्रियता के श्रेणी के नीचे आने वाले वस्तुओं को निष्कर्षण और गुणधर्म होता है। स्टेनलेस स्टील के नीच के लिए बताया जाता है। ये स्टेनलेस स्टील के द्वारा काम होता है। अगर ये आप देखेंगे तो ये कठोर होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। ये कार्बन से मिलाने पर अत्यधिक कठोर हो जाता है, इसलिए ये अत्यधिक मिलाया जाता है। सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक उच्च क्यों होता है? सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक
आयनिक और इसलिए क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि मजबूत और अंतर आयनिक के आकर्षण को तोड़ने के लिए बहुत अधिक होता है, इसकी आवश्यकता होती है। आयनिक आयनों को गलनांक तथा उच्च क्यों होते हैं? आयनिक आयनों का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि मजबूत अंतर के आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आयनिक ठोस एवं कठोर क्यों होते हैं? तो धन और ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक एवं कठोर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के आपको मैं इस वीडियो में समझाया। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप इसको वीडियो को आप समझे होंगे। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को देखिए। मैं इसी तरीके से 10वीं का मैं पढ़ाता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे वीडियो को देखिए। धन्यवाद।